हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 10 जून दिन सोमवार और हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और बड़ी खबर है कि एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। कुछ नेताओं के नाम पहले से तय थे तो कुछ नए चेहरों ने सियासी पंडितों को चौंकाया। शपथ ग्रहण में विदेशी गणमान्यों से शाहरुख खान जैसी फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं। एनडीए अब 100 दिन के एजेंडे पर जुटेगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा, 140 करोड़ भारतवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए साधनारत प्रधानमंत्री का यह कार्यकाल निस्संदेह आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर भारत को विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला सिद्ध होगा। और उधर एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने शेयर धारकों को 70 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश देने का ऐलान किया है। ये कंपनी के ट्रेडिंग इतिहास में उसके द्वारा शेयर धारकों को दिया जाने वाला सबसे अधिक लाभांश है। गौरतलब है कि एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयर पिछले एक साल में 90% से भी ज्यादा चढ़ चुके हैं। और वहीं भारत ने T20 विश्व कप 2024 में रविवार को न्यूयॉर्क में T20 का अपना सबसे कम टोटल डिफेंड करते हुए पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। भारत 119 रन पर ऑल आउट हुआ था और उसने पाकिस्तान को 20 ओवर में 113 के स्कोर पर रोक दिया। विश्व कप, वनडे और T20 में भारत ने 15वीं बार पाकिस्तान को हराया है। और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दूसरी बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेकर केंद्र सरकार में वापसी की है। दरअसल नड्डा 2014 से 2019 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। और वहीं नितिन गडकरी ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर एक बार देश की सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा, इसके लिए पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और नागपुर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और खबर है कि जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार को आतंकी हमले के बाद तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हैं। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया है कि आतंकियों द्वारा हमला किए जाने के बाद बस चालक अनियंत्रित हो गया था, जिसके कारण बस खाई में गिर गई। और इतिहास में पहली बार केरल में बीजेपी को लोकसभा सीट दिलवाने वाले बीजेपी नेता और एक्टर सुरेश गोपी ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश ने त्रिशूर सीट केरल से सीपीआई के वीएस सुनील कुमार को 74,686 वोटों से हराया था। और वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार भारत ने मई महीने के दौरान 722 करोड़ रुपए मूल्य का सोना खरीदा, जिससे वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार बन गया। मई में सोना खरीदारी के मामले में स्विट्जरलैंड पहले जबकि चीन दूसरे स्थान पर रहा। इस दौरान स्विट्जरलैंड ने 2461 करोड़ रुपए जबकि चीन ने 2109 करोड़ रुपए मूल्य का सोना खरीदा। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और वहीं समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला किया है। अब नई रणनीति पर काम करेंगे। अखिलेश यादव विधायक पद छोड़ेंगे और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे। अखिलेश को समाजवादी पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया है। और वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने गुरुवार को एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी।
एनसीएलटी ने दोनों एयरलाइनों को अपने नेटवर्क, मानव संसाधन और बेड़े की तैनाती को एकीकृत करने की भी अनुमति दी है। इससे पहले 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने एयर इंडिया व विस्तारा के विलय को मंजूरी दी थी। और वहीं कांग्रेस के एनडीए का फुल फॉर्म नायडू डिपेंडेंट अलायंस और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस बयान पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है, कांग्रेस को अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। उन्होंने कहा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में सबसे पहले भारत के संविधान को नमन किया और कांग्रेस कहती है कि संविधान खतरे में है। और वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार को 2% से ज्यादा की गिरावट आई। एनालिस्ट ने इसके लिए अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा नौकरियां बढ़ने और बड़े खरीदार का रोल निभा रहे चीन के रुख में आए बदलाव को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल चीन पिछले 18 महीने से लगातार सोना खरीद रहा था, जिससे सोने की कीमतें आसमान छू रही थीं। लेकिन मई में चीन ने रिजर्व के लिए सोना खरीदने पर रोक लगा दी है। और वहीं दिल्ली के बाद नासिक में गहराया पानी का संकट गहरा गया है। महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के जल संकट गहराया है। यहाँ के 11 प्रमुख जलाशयों में से 5 में पानी नहीं बचा है और इनमें सबसे बड़े जायकवाड़ी बांध में केवल 4% पानी बचा है। छत्रपति संभाजी नगर में 8 दिन में 1 बार, तो वहीं लातूर में 4 दिन में 1 बार पानी मिलता है। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सके। और वहीं पहली बड़ी खबर है कि एनडीए के संसदीय दल ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान समेत अन्य नेताओं ने समर्थन किया। एनडीए अब राष्ट्रपति के समक्ष सरकार गठन का दावा पेश करेगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और वहीं एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शेयर बाजार घोटाले का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल शेयरों में तेजी से 5 दिनों में 25 लाख रुपए कमाए हैं। राहुल ने इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस समेत कई कंपनियों में निवेश कर रखा है। राहुल ने कथित घोटाले की जेपीसी जांच की मांग की थी। और वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूके से 100 टन सोना लाए जाने की वजह बताते हुए कहा है, हमारे पास घरेलू भंडारण क्षमता है। बकौल गवर्नर, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि भारत के बाहर रखे गए सोने के कुछ हिस्से को लाकर देश में रखा जाए। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात है, इसके और कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। और वहीं कनाडा के वैंकूवर में गुरुवार को खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय महावाणिज्य दूतावास के सामने आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल कार्यक्रम में पुतले बनाकर 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर गोली चलाते हुए दिखाया गया। भारतीय अधिकारियों ने कनाडाई विदेश मंत्रालय से मामले की शिकायत की है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया और नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी लंबित काम पूरे किए जाएंगे और सभी एक साथ आए हैं और मोदी के साथ काम करेंगे। उन्होंने मोदी की तारीफ की और कहा कि वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जो लोग जीते हैं वे सब। वहीं रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान बढ़ाने के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कल यानी 7 जून को सेंसेक्स 76,795 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। हालांकि बाद में ये थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 1,618 अंक की बढ़त के साथ 76,693 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी कारोबार के दौरान करीब 500 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 23,320 के स्तर पर पहुंचा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बाद इटली जाएंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 13 से 15 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल में मेलोनी से फोन पर बातचीत की थी और सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अब यूजर्स को अपने वॉलेट में बार बार पैसा डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वॉलेट में ऑन टू रिप्लेनिश की सुविधा शुरू की गई है। ये सुविधा यूजर को शुरू करनी होगी। जैसे ही वॉलेट का बैलेंस न्यूनतम सीमा से नीचे जाएगा तो वॉलेट में अपने आप पैसे जमा हो जाएंगे। यूपीआई लाइट को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।